मैं हूं अदील इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 215। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे उसे हम कहेंगे हिग्स फील्ड एंड हिग्स बोसॉन पार्टिकल। फील्ड कई किस्म की होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक मैग्नेट दिखाया है। एक मैग्नेट के इर्द गिर्द उसकी फील्ड होती है। अगर यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक कंपास रखें तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। उससे हमें अंदाज़ा होगा कि उस मैग्नेटिक नीडल पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि ये मैग्नेट कर रहे हैं, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद होगी। इसी तरीके से एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर यहाँ पर हम एक छोटा पार्टिकल रख दें, चार्ज पार्टिकल रख दें, तो वो या तो इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा, तो वो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो फील्ड में आप फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। फील्ड आपको ज़रूरी नहीं है कि नज़र आए। हम आज जिस फील्ड की बात करेंगे उसको हिग्स फील्ड कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको हिग्स फील्ड दिखाई है और बीच में जो पार्टिकल है जिसकी वजह से ये फील्ड बनती है उसे हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। ये चीज़ सबसे पहले हमें बताई प्रोफेसर पीटर हिग्स ने, और उन्होंने हमें बताया कि दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं वो मुख्तलिफ मैस रखते हैं। कुछ का मैस ज़्यादा होता है और कुछ का मैस कम होता है, पर ये मैस आता कहाँ से? पीटर हिग्स का ख्याल ये था कि एक यूनिफाइड फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि एंटायर यूनिवर्स में है, हमें नज़र नहीं आती, और जो चीज़ें उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, उस फील्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, उन चीज़ों का मैस ज़्यादा होता है, और जो चीज़ें उनके साथ इंटरेक्ट कम करती हैं उनका मैस कम होता है, और जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करती उनका मैस होता ही नहीं है, वो मैसलेस होती हैं। इस आइडिया को अब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं हिग्स फील्ड की एग्जांपल पानी से दूंगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पानी है, ये हिग्स फील्ड है, और एक पार्टिकल जो है जिसे हम गाड़ी कह सकते हैं, ये उसमें से गुजर रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। देखें, ये पानी को बहुत ज़्यादा उछाल रहा है, पानी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। हिग्स ये कहते हैं, प्रोफेसर हिग्स ये कहते हैं कि इस जीव का मैस जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इस फील्ड को बहुत ज़्यादा अल्टर कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। जबकि आप इसी तरीके की एक और गाड़ी देखिए, ये गाड़ी भी पानी में से गुजर रही है, पर इस गाड़ी के गुजरने से पानी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, ये पानी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो इस गाड़ी का जो मैस होगा वो कम होगा। ये थी बेसिक थ्योरी हिग्स फील्ड की। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो चीज़ें, जिस तरह ये पानी है, ये एक सी है, अगर आप इस समंदर को देखें तो ये जो इसका पानी है इसको हम हिग्स फील्ड कहते हैं, और इसके अंदर ये मुख्तलिफ मैटर के पार्टिकल्स हैं। अब जो पार्टिकल ज़्यादा इस पानी की लहरों को, पानी को डिस्टर्ब करेगा, उसका मैस उतना ही ज़्यादा है। अगर ये छोटी मछली है और ये कम इस पानी को डिस्टर्ब करेगी तो इसका मैस कम होगा, और अगर ये बड़ी मछली ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी तो इसका मैस ज़्यादा होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिस चीज़ का साइज़ बड़ा है वो हमेशा ज़्यादा मैस की होगी। मसलन हम क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस बहुत कम है, और क्वार्क्स जो है उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन से 350,000 टाइम्स ज़्यादा मैस होता है। हमारे ख्याल में बहुत अरसे तक लोग ये समझते थे, साइंटिस्ट ये समझते थे कि क्वार्क्स का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होगा, पर आज हम ये जानते हैं कि नहीं, ये तो क्वार्क जो है उसका साइज़ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। फिर इन दोनों का मैस बराबर क्यों नहीं है? और उसकी वजह हिग्स फील्ड है। अगर आप क्वार्क को देखें तो वो जब हिग्स फील्ड से गुजरता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हिग्स फील्ड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है। इसलिए क्वार्क जो है उसका मैस बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस जो है वो बहुत कम है। अब हम एक कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्वार्क नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि ये जब फील्ड में से गुजर रहा है तो ये फील्ड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप यहाँ पर देखें तो फील्ड के नीचे एक आपको बैंड नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड को बैंड कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हैवी है और वो फील्ड को कम बैंड कर रहा है। ये सारी हिग्स फील्ड है जो कि हमें नज़र नहीं आती, पर ये हर जगह मौजूद है। और आप एक मैसलेस पार्टिकल को देखें जिसे हम फोटोन कहते हैं, एक्चुअली इसका कोई मैस नहीं होता, तो ये हिग्स फील्ड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ों में मैस की जो
इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो आता है हिग्स फील्ड से। इस पानी की एग्जांपल ले लीजिए, आप इस पानी को हिग्स फील्ड समझिए। पानी एक कॉन्टिन्यूस मीडियम होता है, इसमें होल्स नहीं होते, पर अगर आप इसको देखें तो ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, पानी के मॉलिक्यूल से, जिसमें हमें जो यूनिट नज़र आता है वो H2O का नज़र आता है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पानी कहते हैं। इसी तरीके से हिग्स फील्ड जो है वो भी पानी की तरह एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, एक फील्ड है, और उसको बनाने के लिए भी पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं, जिन्हें हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये जो पार्टिकल होते हैं ये इस फील्ड बनाने में बेसिक किरदार अदा करते हैं। तो हिग्स बोसॉन जो है ये पार्टिकल होता है और इसके गिर्द हिग्स फील्ड जो है वो आपको नज़र आती है। और इनमें जब भी कोई मटेरियल ट्रेवल करता है, मैटर जो है वो इसमें ट्रेवल करता है, तो उसका मैस जो है वो इस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है कि वो इस फील्ड को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। अगर वो इस फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो उसका मैस कम है, और अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है तो उसका मैस बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि साइंटिस्ट ने जब हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में हमें थ्योरी दी तो हिग्स बोसॉन का अपना मैस जो है वो कैलकुलेट करने में नाकाम रहे। वो हिग्स बोसॉन के पार्टिकल के मैस को डिटरमिन नहीं कर सके, पर मैथमेटिक्स ने हमें ये बताया कि एक्चुअली हिग्स बोसॉन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और हिग्स फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब इस चीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है? हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो हैं ये बहुत थोड़े अरसे के लिए ज़िंदा रहते हैं, यानी इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम होता है और बहुत जल्दी ये क्वार्क्स में और फोटॉन्स में डिके कर जाते हैं। तो ये इनकी लाइफ बहुत कम होती है। जब बिग बैंग हुआ, हमारी यूनिवर्स जो है उसका स्टार्ट हुआ, तो मैटर कैसे बना, इसके लिए साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते रहे। अब साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वहाँ पर दो बेसिक चीज़ें हुई, और वो ये कि जैसे ही बिग बैंग हुआ हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स जो हैं वो मार्ज़ वजूद में आ गए, वो प्रोड्यूस हुए, और उनके साथ साथ हिग्स फील्ड भी आई। अब हिग्स फील्ड जो है उसने एक और काम किया और हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो है वो कुछ देर बाद डिके कर गए। जैसे ही वो डिके किए तो वो उन्होंने क्वार्क्स बनाए, उन्होंने फोटॉन्स बनाए, और क्वार्क्स से हमें पता है कि जब क्वार्क्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की शक्ल में आ गए, और न्यूट्रॉन से आगे, प्रोटॉन से आगे हमें न्यूक्लियस और फिर एटम मिलना शुरू हो गए। तो ये सब शुरुआत कैसे हुई? हिग्स फील्ड से हुई। अब आप कहेंगे इसमें हिग्स बोसॉन जो है उसने तो हिस्सा लिया, पर हिग्स फील्ड का क्या रोल था? हिग्स फील्ड जो है उसने क्वार्क्स जो है उनको इकट्ठा किया, मैटर को इकट्ठा किया। मैटर बड़ा स्लोली मूव कर रहा था, जैसे पानी में फिश मूव करती है, इसी तरीके से हिग्स फील्ड में मैटर जो है वो स्लोली मूव कर रहा था, और हिग्स फील्ड अगर ना होती तो शायद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ना बन सकते क्वार्क से मिलके। तो एक तो हिग्स बोसॉन जो है वो डिके हुआ और उसने पहले क्वार्क को जन्म दिया, और उसके साथ साथ उससे जो फील्ड जनरेट हो रही थी उस फील्ड ने इन क्वार्क्स को इकट्ठा किया, और फिर हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आए जिन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स बनाए, एटम्स बनाए, और फिर हमें स्टार्स मिले और गैलेक्सीज मिली। तो ये सब कुछ पहले सेकंड में हुआ। बिग बैंग के पहले सेकंड में हिग्स फील्ड जो है वो मार्ज़ वजूद में आ चुकी थी और आज तक एग्जिस्ट करती है। और इसी तरीके से जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है वो भी मार्ज़ वजूद में आ गए थे, जो कि बहुत जल्दी क्वार्क्स में डिके हुए, और फिर हमारा सफ़र जो है यूनिवर्स का वो शुरू हुआ। तो ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। इस चीज़ को कुछ साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मॉडल के साथ भी एक्सप्लेन किया है। स्टैंडर्ड मॉडल एक बेसिक मॉडल है जो कि देखने में तो बहुत छोटा है, पर इससे आज तक जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं या जितना भी फिनोमिना हुआ है, चाहे वो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में, वो एक्सप्लेन होता है। यहाँ पर हम दो किस्म के पार्टिकल्स को करेक्टराइज करते हैं। एक पार्टिकल वो होते हैं जिनको हम फर्मियॉन्स कहते हैं, ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इनसे मैटर की चीज़ें बनती हैं, मसलन क्वार्क्स हैं जिनसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स बनते हैं। इसी तरीके से हमारे पास लेप्टॉन्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे पार्टिकल हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, जो कि एटम को बनाते हैं, और फिर उससे आगे हम स्टार्स देखते हैं और दूसरी चीज़ें देखते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ है उसको हम फोर्स कैरियर कहते हैं। ये हमारे पास फोर्स कैरियर्स हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि फोर्सेस को जनरेट करते हैं। मसलन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरेट फोटॉन्स करते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास Z और W बोसॉन्स हैं और ग्लूकॉन्स हैं। ग्लूकॉन्स जो हैं ये दोनों जो हैं वीक एंड जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको जनरेट करते हैं। एक और फोर्स भी हमारे पास होती है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, पर अभी तक हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो किस पार्टिकल से जनरेट होती है। पर आपको अब ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, और यहाँ पर वो पार्टिकल्स हैं राइट साइड पे जो कि फोर्सेस जो हैं उनको जनरेट करते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अब हिग्स बोसॉन जो है वो भी आ रहा है और इस पर फर्दर रिसर्च हो रही है। जिन साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड मॉडल दिया था उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि इस चीज़ को परखा कैसे जाए, इसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा सके कि वाकई हिग्स बोसॉन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और हिग्स फील्ड जो है वो बनती है। और इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई जिसे हम लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर LHC कहते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे है। आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं और इसे CERN कंडक्ट करती है। यहाँ पर देखें ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं उनको एक्सेलरेट किया जाता है और फिर वो कोलाइड करते हैं आपस में और हमें रिजल्ट मिलते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें जो हैं दो जगह याद रखने की ज़रूरत है, एक है एटलस और दूसरा है CMS। ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसर्स लगे होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है, CMS और एटलस। और जो प्रोटॉन्स हैं या मुख्तलिफ पार्टिकल्स उनको इसमें एक्सेलरेट किया जाता है और फिर उनकी कोलिजन्स होती हैं, और वो कोलिजन्स जो हैं जब वो टकराते हैं उनसे जो डाटा आता है वो एटलस और CMS में हम उनको बहुत डीपली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इस हेड्रॉन कोलाइडर जो है इसमें सिर्फ एक एक्सेलरेटर ही नहीं है, बड़ी लूप नहीं है, बल्कि इसमें छोटी कई लूप्स हैं। छोटी लूप्स से होता हुआ जब प्रोटॉन्स या जो भी पार्टिकल्स आते हैं तो उनकी एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जा चुकी होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को $10 बिलियन से बनाया गया और इस पर 10 साल लगे। इसको तकरीबन 1998 में शुरू किया गया और इसमें हमें करते क्या थे, हम इसमें यूनिवर्स में देखते थे कि हमारे माजी में हमारे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। यानी ये एक किस्म की हमारी आँख है जो हमें यूनिवर्स में पीछे लेके जाती है। हम पास्ट में देख सकते हैं इस हाइड्रॉन कोलाइडर से और इससे एक्सपेरिमेंट करके। अब इसमें हमने करना क्या है, हमने इसमें देखना है कि क्या वाकई एक ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसे हिग्स बोसॉन हम कहते हैं, जो हमारे मैथमेटिकल मॉडल्स में सामने आया है, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड कराएंगे। प्रोटॉन्स को जब हम टकराएंगे तो उससे जो डेब्रिस मिलेगा, उससे जो गार्बेज आएगी, उसमें हम देखेंगे कि क्या वो पार्टिकल जो है वो हमें कहीं नज़र आता है। अब उसके लिए हमने हाइड्रोजन का एक सिलेंडर लिया। ये देखिए ये हाइड्रोजन का सिलेंडर है, इससे हमें हाइड्रोजन मिलती है। बस इतना हाइड्रोजन का सिलेंडर है और इससे जितने भी इसके अंदर एटम्स हैं उनको हम कोलाइड कराएंगे। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको हाइड्रोजन आयन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें प्रोटॉन चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही आप हाइड्रोजन से ख़त्म करेंगे तो वो H+ एक हाइड्रोजन आयन बन जाएगा, तो वो सिंपल एक प्रोटॉन होगा। और हम ट्रिलियंस ऑफ प्रोटॉन जो है वो इसमें भेजेंगे, इसमें इंजेक्ट करेंगे। और जब वो इसमें एक्सेलरेट करेंगे तो उसके बाद पहले वो क्या करेंगे, पहले वो छोटे एक्सेलरेटर्स में एक्सेलरेट करेंगे, और जब वो छोटे एक्सेलरेटर में एक्सेलरेट करने के बाद फिर हम उसको बड़े एक्सेलरेटर में लेके आएंगे और वो स्पीड ऑफ लाइट से कुछ कम स्पीड पर ट्रैवल कर रहे होंगे। हमें ये डर होता है कि प्रोटॉन्स जो है वो स्ट्रेट पाथ में रहे, और उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस LHC में बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स लगाए गए हैं। इसमें 1000 से ऊपर बहुत बड़े सुपर मैग्नेट्स लगाए गए हैं, जिनकी फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोटॉन्स जो हैं वो स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं, वो डाइवर्ट नहीं करते, वो दाईं तरफ या बाईं तरफ डाइवर्ट नहीं करते। ये एक मेरे पास लोकोमोटिव है और इसमें एक सुई है, और मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो सुई एक्चुअली इसमें है कि नहीं है। तो मैं ये करूँगा कि मैं 2 ट्रेनों के लोकोमोटिव्स को आपस में टकराऊँगा और उनसे उनका गार्बेज दूर दूर तक फैलेगा, और जो गार्बेज उनका दूर दूर तक फैलेगा उसमें मैं ढूंढूंगा कि क्या वो मुझे कहीं सुई नज़र आती है या मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे मुझे शुबा हो कि ये सुई है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा है। जब हम प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड करेंगे तो उससे जो डेब्रिस मिलेगा उसको हम बहुत कीनली मॉनिटर करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें कहीं हिग्स बोसॉन जो है वो मिलता है
इसके लिए हमने प्रोटॉन्स जो है वो इसमें इंजेक्ट किए, ट्रिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स, और उनको बहुत तेज़ स्पीड पे लेके गए। बहुत कम ऐसे प्रोटॉन्स होंगे जो कि कोलाइड करेंगे, ज़्यादातर प्रोटॉन्स जो है वो सीधे निकल जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। बहुत कम प्रोटॉन्स जो हैं वो इसमें कोलाइड करेंगे, और जब इनकी कोलिजन्स होगी तो यहाँ पर दो जगह पर पैरेलल में हम रीडिंग्स लेंगे, एटलस पे भी लेंगे और CMS में भी लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। जैसे ही प्रोटॉन आपस में कोलाइड किए तो साइंटिस्ट को ये पता चला कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ पार्टिकल्स जो हैं वो जनरेट हुए। अब वो पार्टिकल्स जिनको हम पहले जानते थे उन पे हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं की, तवज्जो नहीं दी। एक चीज़ और भी सामने आई, और वो ये कि जो हिग्स बोसॉन है वो तो बहुत थोड़ी देर के लिए उनकी लाइफ होती है और वो डिके कर जाते हैं। अब वो क्वार्क्स में भी डिके कर सकते हैं, वो फोटोन में भी डिके कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ और सब पार्टिकल्स में डिके कर सकते हैं। क्वार्क्स को मेयर करना या दूसरे पार्टिकल्स को मेयर करना और उसके लिए ऐसे फाइन इंस्ट्रूमेंट्स लगाना बहुत मुश्किल था, जबकि लाइट जो है, फोटॉन्स जो है, हम इजीली उनको मेयर कर सकते हैं, उनके एंगल को मेयर कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी को मेयर कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम फोटॉन्स को मेयर करेंगे। जब क्वार्क डिके करेगा फोटॉन्स में तो हमें पता लग जाएगा, हम उन इवेंट्स को काउंट करेंगे कि कितने फोटॉन्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जहाँ पर हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पर हम उसका मैस जो है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल का मैस जो है उसको एवेलुएट करेंगे। अब इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइन सेंसर्स लगाए और उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट आए वो हैरानकुन थे, क्योंकि CMS और एटलस दोनों के रिज़ल्ट एक ही जैसे थे, और उसमें 124 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बहुत ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो जनरेट हो रहे थे। और ये रिज़ल्ट जो है ये एटलस में भी आया और यही रिज़ल्ट CMS में भी आया। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि ये वो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स हैं जिनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, पर वो जब डिके किया उन्होंने फोटॉन्स में तो वो फोटॉन्स जो हैं वो हमें इस मैस पर नज़र आए। ये आप देखें तो ये उसका मैस स्पेक्ट्रम है, और इस वजह से फिर साइंटिस्ट ने 2012 में ये अनाउंस किया कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो है वो वाकई एग्जिस्ट करता है, और मैस जो है वो उसकी वजह से चीज़ें अटेन करती हैं। और इस कामयाबी पर जब ये अनाउंसमेंट की जा रही थी CERN में, तो उस वक्त प्रोफेसर पीटर हिग्स वहाँ पर मौजूद थे।